अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्जा है और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए 100% स्कॉलरशिप ऑनलाइन बैचेस। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ए टू जेड हर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, तमाम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और ये सब कुछ आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगा और ऑनलाइन बैच में रजिस्टर्ड होगा उसको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, अभी हम ए टू जेड तमाम चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पढ़ना एक अलग आर्ट है और पेपर क्लियर करना और पेपर में अच्छे मार्क्स लेना ये एक अलग आर्ट है। तो इंशाल्लाह पेपर से 1-1.5 महीने पहले आप लोगों को टारगेट पेपर्स वर्कशॉप दिए जाएंगी। ठीक है, और उसमें तमाम चीजें बता दी जाएंगी कि पेपर में ये चीज आने वाली है और इंशाल्लाह बोर्ड का पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरा ओवरऑल कवर करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे। मैं बहुत ही प्रिसाइज रहते हुए, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल रहते हुए, पीरियोडिकली स्ट्रेटेजिकली मैं आपको जो है तमाम चीजें प्रोवाइड करूंगा। इंशाल्लाह बेस्ट तरीके से केमिस्ट्री समझ में आएगी, केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी। चलो भाई आ जाओ, हमारा पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है स्टेचियोमेट्री। कुछ लोग स्टेचियोमेट्री कहते हैं, कुछ लोग स्टेकियोमेट्री कहते हैं, जो कहना चाहो कह लो। ठीक है, समझ में आना चाहिए। देखो बेटा, स्टेचियोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसका मतलब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, मिकदार की क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि हम मिकदार की बुनियाद पर जांच पड़ताल कर रहे हैं किसी भी चीज की। आपने कहा सर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, किसी भी चीज का क्या मतलब है? मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बता दो, फर्स्ट ईयर में आ गए हो, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली तुम्हें बताऊं, ठीक है, तो क्या होती है? स्टडी ऑफ मैटर। अब इसके अंदर आप बहुत लंबी भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी लर्न अबाउट द लॉज गवर्निंग द नेचर, कॉम्पोजिशन, फंक्शन ऑफ मैटर। बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन प्रिसाइजली हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिर्फ चैप्टर का। ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर। आपने कहा सर ये मैटर क्या चीज है भाई? मैंने कहा भाई मैटर है एनीथिंग, एनीथिंग which have mass and can occupy space। हर वो चीज जिसका कुछ मास है और जो कुछ जगह घेरती है वो मैटर है। आपने कहा सर अच्छा, मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है इस दुनिया में? मैंने कहा बेटा, अगर हम बात करें मैटर की हालत की, स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास कितनी है? वो है 3। ठीक है, वैसे तो 4 हो गई हैं अब। ठीक है, प्लाज्मा भी आ गया है, तो चलो हम 4 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4। तो हमारे पास सबसे पहली है सॉलिड। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास लिक्विड, फिर आ जाती है हमारे पास गैस, और फिर आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा। ठीक है भाई, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर इन हालतों में पाया जाता है। दुनिया में हर चीज मैटर है, हर वो चीज जो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है। मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, अब ये पेन कुछ जगह घेर रहा है, इसका कुछ वॉल्यूम है और इसका कुछ मास है, कुछ वेट है, तो भाई ये मैटर हो गया और ये सॉलिड फॉर्म में। तो दुनिया में तमाम चीजें मैटर हैं। मैटर की 4 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। आपने कहा सर ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। जरा ये बता दें, आपने यहाँ पे डेफिनेशन में मास वर्ड इस्तेमाल किया है। व्हाट इज मास? मास किसे कहा जाता है? मैंने कहा चलो आ जाओ, देखो बताता हूं मास किसे कहा जाता है। मास इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर। मिसाल के तौर पे मैं अभी इस चेयर पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, ये चेयर मिसाल के तौर पे लकड़ी से बनी है। नाउ दिस चेयर इज मैटर, क्योंकि इसका कुछ वेट है और ये कुछ जगह घेर रही है। लेकिन इस चेयर को बनाने में कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है? दैट इज मास। मास ऑफ चेयर कितनी, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर। अब देखो बेटा, जहां कहीं भी वर्ड अमाउंट आ जाता है ना, अमाउंट का मतलब होता है मिकदार। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिकदार। सही है, जहां कहीं भी वर्ड मिकदार आ जाता है वहां पे जरूरी हो जाता है यूनिट आप लाजमी लगाएं।
यूनिट। तो मास की यूनिट क्या है? आपने कहा सर क्या मतलब इस बात का कि मिकदार वर्ड आ जाता है तो यूनिट लगना जरूरी है। मैंने कहा सोचो, तुम सुबह सुबह उठे, अब मैंने तुमसे कहा जाओ दूध लेकर आओ दुकान से, नाश्ता बना, चाय बनानी है। अब तुम नींद में दुकान वाले के पास गए, दूध वाले के पास, तुमने उससे कहा भाई दूध दे दो। उसका अगला सवाल क्या होगा तुमसे? उसका सवाल होगा कितना, मिकदार तो बताओ। तुमने कहा भाई 1 दर्जन दूध दे दो मुझे, 1 डजन ऑफ मिल्क। कहा भाईजान क्या सुबह सुबह नशे कर लिए, क्या हो गया? दूध दर्जन में कब मिलता है? देखो वो गलती हो गई भाई, आप 1 लीटर दूध दे दे मुझे। आपने उसको यूनिट बताई मिकदार के साथ, एक ये क्या है मिकदार, लीटर ये क्या है यूनिट। तुम जाओ केला खरीदने, तो तुम क्या उसको ये कहोगे कि भाई 1 किलो केले दे दो? नहीं, तुम कहोगे 1 दर्जन, 1 डजन ऑफ बनाना। तो बेटा जब भी अमाउंट की मिकदार की बात आती है तो वहां पे यूनिट लग जाती है। अब मास की यूनिट क्या है? बेटा मास की यूनिट होती है ग्राम, और मास की एक और यूनिट होती है जो कि हम कैलकुलेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है मोल्स। ठीक है, अब ग्राम को तुम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तुम मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तुम माइक्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तुम नैनोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो तो फिर एक आप कन्वर्जन करते जाएं तो वो तो होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर एक वर्ड निकल कर आ गया हमारे पास और वो है मोल्स। देखो अभी मैं सिर्फ इस चैप्टर का ना स्केच बना रहा हूं, सिर्फ स्केच बना रहा हूं, मतलब मैं ये चाहता हूं कि तुम इस चैप्टर को बेसिक से लेके चलो। वजह पता है क्या है? स्टेशियोमेट्री अगर तुम्हें अच्छी तरीके से आ गई ना, आगे के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हें आसानी है, सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे लिए हलवा हो जाएंगे, हलवा। तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि तुम बिल्कुल बेसिक से समझो तमाम चीजें, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ना 9 मैट्रिक में इतना बेरा रवि से पढ़ाया जाता है कि बच्चे को नफरत हो जाती है केमिस्ट्री से, ठीक है। और याद रखना मेरी एक बात, मैं तुम्हें आज इस बात का इंकशाफ कर रहा हूं कि बच्चा किसी भी साइंस सब्जेक्ट से नफरत कर ही नहीं सकता, ठीक है। आपको सब्जेक्ट से नफरत नहीं होती है, आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर से नफरत हो जाती है कि यार या तो ये पढ़ा बहुत बेकार अंदाज में रहा है, या तो वो सख्ती इतनी करता है, या तो वो डांट डपट बहुत करता है, तो आपको वो टीचर बुरा लगने लगता है, और अल्टीमेटली उस टीचर के बुरे लगने की वजह से आपको सब्जेक्ट बुरे लगने लगते हैं। याद करो तुम्हारे स्कूल का कोई टाइम, कोई भी क्लास स्कूल की, और स्कूल में उस क्लास में, मतलब मैंने कहा भाई मैं 7th क्लास में था, मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी। मुझे इंग्लिश पसंद नहीं थी, मुझे इंग्लिश की टीचर पसंद थी क्योंकि वो पढ़ाती थी ना अच्छा थी। या मिसाल के तौर पर मुझे मैथ्स पसंद थी, तो मैथ्स के सर इतना अच्छा पढ़ा रहे होते थे कि मुझे समझ में आ रहा होता था, मुझसे चीजें सॉल्व हो रही होती थी, मुझे याद हो रही होती थी, तो मुझे मैथ्स पसंद आने लग गई और मैं मैथ्स में ही घुसता चला गया। हमारे साइंस के सर थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे, तो इस वजह से मेरा साइंस में इंटरेस्ट बढ़ता गया, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब समझ में आती गई। तो कहने का मकसद ये है कि आपको सब्जेक्ट बुरा नहीं लगता, आपको पढ़ाने वाले टीचर का अंदाज अच्छा बुरा लग रहा होता है, जिसकी वजह से आपको सब्जेक्ट से मोहब्बत और नफरत हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम केमिस्ट्री से मोहब्बत करो, इस वजह से मुझे तुम्हें बेसिक से समझानी पड़ेंगी तमाम चीजें, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों की बेस नहीं बनी हुई अच्छी, ठीक है। अब आ जाओ, और अगर कोई बच्चा चाहता है नहीं सर आप हमारे सर पे खड़े होकर पढ़ाएं, तो बेटा तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे कैंपस में, एट नाजिराबाद एट गुलिस्तान जौहर, दोनों जगह में पढ़ा रहा होता हूँ। ओ लेवल्स भी पढ़ा रहा हूँ, ए लेवल्स भी पढ़ा रहा हूँ, सिंध बोर्ड भी पढ़ा रहा हूँ, जियाउद्दीन बोर्ड भी पढ़ा रहा हूँ, सारे बोर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर जाके तुम जो है वो व्हाट्सएप कर दो। तुम्हें जो है अगर ज्वाइन करना है कैंपस ऑन साइट तो तुम्हें डिटेल दे दी जाएगी, और अगर तुम्हें ऑनलाइन बैच में रहना है तो तुम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिए जाओगे, वहां पे नोट्स टेस्ट वगैरह सारी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब हमने कहा कि भाई मिकदार जो है उसकी यूनिट लाजमी है, यहां से एक टर्म निकल कर आई है हमारे पास मोल्स। अब सर ये मोल्स क्या चीज है सर, नाम तो सुना हुआ है 9 क्लास में, लेकिन है क्या अभी तक याद नहीं हुआ। मैंने कहा देखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ मोल का आसान सा तरीका देखो, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको मोल कहा जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड मोल। आपने कहा सर एक छोटी सी दरखास्त करना चाहता हूं आपसे माजरत के साथ, मुझे ये एटॉमिक मास का मतलब ही नहीं पता क्या होता है, मुझे नहीं पता एटॉमिक मास क्या होता है, मुझे नहीं पता मॉलिक्यूलर मास क्या होता है।
आप काइंडली मुझे ये भी बता दें, वैसे तो ये 9 क्लास के बच्चों को समझाई जाती हैं चीजें कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। कैम्ब्रिज में तो हम और छोटी क्लासों में समझा रहे होते हैं जी, 6-7 में समझा देते हैं बच्चों को, 5 में समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कहा नहीं सर मैं फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ, मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले थे पीछे, मुझे किस्मत की वजह से आप मिल गए, तो आप जरा बता दें एटॉमिक मास क्या। मैंने कहा चलो आज बता देता हूँ। देखो बेटा एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो वर्ड आ रहा है एटम, क्या आ रहा है वर्ड, एटम, ठीक है। एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? एटम में होता है प्रोटॉन, एटम में होता है न्यूट्रॉन, और एटम में होता है इलेक्ट्रॉन। अभी जो मैंने इलेक्ट्रॉन का कलर अलग किया है ना, इसका रीजन है, क्या रीजन है? देखो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठते हैं जाकर किसमें, न्यूक्लियस में, ये बैठते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है शेल में, रिवॉल्व्स इन शेल अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। आपने कहा सर सही है, समझ में आ गई बात। आपने कहा सर एटॉमिक मास कहां है यहां पर, मैंने कहा देखो बेटा प्रोटॉन का नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें प्लस कर लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं, अगर तुम्हें आती भी है ना तब भी सुनो, ताकि तुम्हें एक पैटर्न बन जाए और तुम उसके हिसाब से चलोगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास, क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास। अगर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बेटा सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, एटॉमिक मास को A से शो करते हैं, डिनोशन A है इसकी, ठीक है। आपने कहा सर कैसे, कोई डायग्राम बना दे, मैंने कहा देखो भाई ये न्यूक्लियस, ठीक है, यहां पर आपके पास पहला शेल, ये पहला शेल आ गया, ठीक है, ये आपके पास पहला शेल आ गया, और ये आपके पास आ गया दूसरा शेल, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक एटम है एक, और वो दूसरे शेल में बैठा हुआ है, तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और शेल में कौन रिवॉल्व कर रहा होगा, शेल में रिवॉल्व कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, यहां पर, ठीक है, यहां पर रिवॉल्व कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। आपने कहा सर ये फिर हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, मैंने कहा देखो अब एक बात याद रखना, मेरी ये जिंदगी भर याद रखना केमिस्ट्री में, इन अ न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम का मतलब है उसके पास चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव लगा हुआ है ना नेगेटिव लगा हुआ है, उसके पास चार्ज नहीं है, इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में। आपने कहा सर ये कौन सा एटम है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, एक काम करते हैं यहां पर एक बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं यहां पर, ठीक है। अब अगर हम इस बॉक्स को यहां पर देखें, आपने कहा सर इस बॉक्स में जो भी एलिमेंट आगे बैठा है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने गिन लिए हैं यहां पर, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर वो है 8, तो इसका मतलब है न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी 8 होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई यहां पर प्रोटॉन भी कितने हो गए, 8, और 8 प्रोटॉन का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया है, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8, और 8 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है ऑक्सीजन, ठीक है। देखो अभी सेकंड ईयर को पढ़ा रहा था तो ये उनका बैच था, ठीक है, तो यहां पर मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है, तो ये देखो ये लिखा हुआ ऑक्सीजन 8 नंबर है इसका, सही है। आ जाओ वापस,
तो यहां पर हमारे पास ये आ गया एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब इसके बाद प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है। आपने कहा एटॉमिक नंबर तो 8 हो गया, एटॉमिक मास क्या होगा? मैंने कहा कोई मसले वाली बात ही नहीं है, न्यूट्रॉन गिन लो कितने हैं इसके अंदर। आपने कहा सर न्यूट्रॉन भी 8 ही है इसके अंदर, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर कितने, 8 है। न्यूट्रॉन का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात याद रखना। अभी तुम एग्जाम्पल देके समझा, न्यूट्रॉन भी सर इसके अंदर 8 है। तो मैंने कहा जरा बता दो एटॉमिक मास क्या होगा फिर। आपने कहा सर कोई मसले वाली बात नहीं, अभी तो आपने सिखाया कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन में प्लस कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं 8 में 8 प्लस करूं तो आंसर आएगा 16। तो ये है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। क्या है ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास? आपने कहा सर सही है, समझ में आ गई ये बात, लेकिन हम तो मोल पढ़ रहे थे, ये हम कहाँ एक एटम में घुस गए। मैंने कहा देखो एलिमेंट तो ऑक्सीजन है, ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, एटॉमिक मास है 16, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 16 है। आपने कहा सर ठीक है, समझ गया मैं। मुझे बता दे मोल कहां पर आ गया यहाँ। मैंने कहा चलो बताता हूं। लिखा क्या था मैंने, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। आपने कहा सही है सर, समझ गया ये बात में, कैलकुलेट कैसे करेंगे मोल। मैंने कहा देखो बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तुमने निकाला 16, एटॉमिक मास तुमने निकाला 16, तो बेटा ऑक्सीजन का एक मोल कितने ग्राम का होगा, 16 ग्राम का होगा, ठीक है। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन का एक मोल कितने ग्राम का होगा, 16 ग्राम का होगा। अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन के 2 मोल्स कितने ग्राम के होंगे, तो देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर 16 को भी 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आंसर 32 ग्राम के होंगे। आपने कहा सर ऑक्सीजन के 3 मोल कितने ग्राम के होंगे, मैंने कहा कोई मसले वाली बात ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब एक मोल 16 ग्राम का है, तो 3 मोल कितने ग्राम के होंगे मुझे नहीं पता, एक्स कर दो। अब मैं तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका। तुम्हें पता है एक मोल 16 ग्राम का है, 3 मोल कितने ग्राम के होंगे। आपने कहा सर मुझे नहीं पता, मैंने कहा तरीका देखो, एक मोल 16 ग्राम का है, 3 मोल कितने ग्राम के होंगे, एक्स। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है, 1 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स। यहां पर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स इधर 16 इधर, क्या बन जाएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या आ जाएगा x का आंसर, x का आंसर आ जाएगा 48। तो यहाँ पे उठा के रख दिया हमने क्या, 48, इसकी जगह रख दिया 48। तो ऑक्सीजन के 3 मोल कितने ग्राम के होंगे बेटा, 48 ग्राम के होंगे। सही है ना, समझ में आ रही बात। अब तुम कितने भी मास के मोल्स बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई ऑक्सीजन के मेरे पास 5.5 मोल्स हैं, बता दो कितने ग्राम के होंगे। आपने कहा सर मसले वाली बात ही नहीं, अभी तो सिखाया आपने, ये ले आपको अभी करके दिखाते हैं, अभी तो आपने सिखाया, आओ देखो। आपने कहा सर देखें एक मोल 16 ग्राम का है, तो 5.5 मोल्स x ग्राम के होंगे। सॉल्व करो, 1/16 इज इक्वल टू 5.5/x, ठीक है। अब अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो भाई कैसे करोगे सॉल्व, यहां पर आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे आप, ठीक है, इसको आप करा देंगे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा बेटा, आपके पास जवाब आ जाएगा यहां पर इस तरीके से, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ठीक है। अगर आप 16 को मल्टीप्लाई कराएं 5.5 से तो आपके पास आंसर आता है 88, ये आ गया 88। तो ऑक्सीजन के 5.5 मोल्स कितने ग्राम के होंगे, 88 ग्राम के होंगे। आसान है, समझ में आ रही है बात। तो ये तो हमने एटॉमिक मास से मोल्स बनाने का तरीका सीखा। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर मास किस चीज को कहा जाता है।
व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, ये देखेंगे अब हम। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं तुम लोगों को मैं, ताकि तुम्हें मोहब्बत हो केमिस्ट्री से। बेटा जब तक तुम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनसे मोहब्बत नहीं करोगे, यकीन करो तुम्हारे लिए अजाब रहेगी पढ़ाई, अजाब, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें दिल से, तुम्हारे अंदर मतलब कॉन्सेप्ट उतरे हुए होने चाहिए दिल के अंदर तुम्हारे, और जितना तुम इन चीजों को पढ़ोगे उतना तुम अपने रब से करीब होते जाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, बायो को, मैथ्स को बनाने वाला भी अल्लाह है, तुम्हें और मुझे बनाने वाला भी अल्लाह है, उसके कानून हर जगह सेम होते हैं, तो तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी इन चीजों से। ठीक है, अब आ जाओ मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर मास किस चीज को कहा जाता है? आपने कहा सर सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलर मास तो आप बाद में समझाइएगा, पहले ये बता दें मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है। मैंने कहा चलो कोई मसले वाली बात नहीं, मेरे चांद, मेरे बच्चे, मेरे जिगर, आ जाओ मैं तुम्हें मॉलिक्यूल बता देता हूँ किसे कहा जाता है। मॉलिक्यूल कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। आपने कहा सर कॉम्बिनेशन मतलब क्या एटम कंबाइन हो जाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही समझे, एटम क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन कैसे होते हैं? बॉन्ड के थ्रू होते हैं। एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं और कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ के बैठ जाते हैं। आपने कहा सर कैसे बनाते हैं बॉन्ड? मैंने कहा बेटा तीन तरीके से बनाते हैं, या तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीनों का नाम आपने 9th क्लास में लाजमी सुना होगा। वो अलग बात है तुम्हें आता नहीं होगा ये, लेकिन नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, और ये क्या चीज होती है? इंशाल्लाह हम ये चीज पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में, जब हम जाएंगे आगे थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का जो चैप्टर है उसके अंदर ये हम पढ़ेंगे चीजें। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बेसिकली चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब आओ आगे, अभी तो वापस आ भाई। आपने कहा सर मॉलिक्यूल क्या होता है? मैंने कहा एटम जुड़ गए। आपने कहा सर ठीक है, तो क्या इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास में एक से ज्यादा एटम्स का मास होता है? मैंने कहा बिल्कुल सही समझे, ऐसा ही होता है। ठीक है, आओ देखो क्या होता है यहां पर। मिसाल के तौर पे आपने कहा सर कार्बन जुड़ गया है ऑक्सीजन के साथ और मिलके बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या चीज है बेटा? ये है मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर मास। आपने कहा सर मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है? काइंडली हमें इस चीज से आगाह कर दें। मैंने कहा अभी कर देते हैं, ये लो। मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses, sum of all atomic masses present in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उन सबके एटॉमिक मासेस प्लस कर लो, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल में जितना एटम प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने कहा भाई यहाँ पे CO2 है, कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। आपने कहा सर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास बताना है इसका हमें। मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो कार्बन, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12। मॉलिक्यूल में कितने कार्बन मौजूद है? एक ही कार्बन मौजूद है, तो क्या आंसर आएगा? 12। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, अभी ऊपर बताया तुम्हें मैंने, और 8 न्यूट्रॉन है। तो 8 और 8 प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 16। लेकिन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा? 32। इन दोनों को प्लस कर लो, यहां पर इन दोनों को यहां पे प्लस कर लो। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 44। ये किस चीज का आंसर आया भाई? ये किस चीज का आंसर आया? यहां पर तुमने एक कार्बन जोड़ा हुआ है और 2 ऑक्सीजन जोड़े हुए, तो बेसिकली ये CO2 का मॉलिक्यूलर मास आ गया है। CO2 का क्या आ गया है? मॉलिक्यूलर मास आ गया है। समझ आ रही है बात? ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 है। तो बेटा इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल करा देता हूं ताकि तुम्हें ये टॉपिक पक्का हो जाए। ठीक है, यहां पर हमने रखा H2O, आसान करवा रहा हूं अभी। ठीक है, H2O। अब यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हमें सारे एटॉमिक मास निकाल के एंड में प्लस कर लेने हैं मॉलिक्यूल के, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा।
कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, क्या आंसर आएगा? 2। ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 8 और 8 16 16 होता है ना, तो 16। कितने ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या आंसर आएगा? 16। सही है, 16 + 2 क्या आंसर आएगा? 18। यूनिट क्या होगी? AMU। यूनिट क्या होगी? AMU। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी बेटा AMU ही होती है। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया? 18। आपने कहा सर अरे मुझे समझ में आ गया सर, ये तो बच्चों वाली चीजें करा रहे हैं आप। मैंने कहा चलो मुश्किल करते हैं। C6H12O6, इसका हम निकाल के बता दो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका निकाल के बता दो मॉलिक्यूलर मास। अब तुमने करना ये, यहाँ पे 3-4 कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, उसके मॉलिक्यूलर मास निकालने और मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि हाँ भाई तुम्हें आ गया कि नहीं आ गया, ताकि हमारी बॉन्डिंग कायम रहे। तुम्हें आगे कोई चीज ना समझ में आए तो तुम फौरन मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, पहला आपने निकालना है C6H12O6 का, दूसरा आपने निकालना है H2SO4 का, तीसरा आपने निकालना है HNO3 का। ठीक है, चौथा आपने निकालना है NaOH का। ठीक है, पांचवा आपने निकालना है CuSO4 का। ठीक है, छठा आपने निकालना है CH3COOH का। ठीक है, सातवां आपने निकालना है Na2CO3 का। आठवां आपने निकालना है NaHCO3 का। ठीक है, और नवा आपने निकालना है क्या दें बस, चलो 8 निकाल लो, बस 8 काफी है। ठीक है, इससे तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कि ये काम कैसे हो रहा है। और ये तुम्हें व्हाट्सएप किस नंबर पे करना है, मैं तुम्हें यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये काम करके तुम्हें मुझे व्हाट्सएप करना है। ये होमवर्क है बेटा आप लोगों का, आपको हर क्लास में होमवर्क मिला करेगा। जो आपको करना है, होमवर्क करना है आपको व्हाट्सएप ऑन नंबर 0308077334। ठीक है, इसमें मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपका होमवर्क चेक कर लूंगा। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो आगे। अब ये तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब आपने कहा सर ऊपर एक और चीज लिखी हुई थी और वो फॉर्मूला मास है। ठीक है, ऊपर एक और चीज लिखी हुई थी और वो क्या है? फॉर्मूला मास। ये लिखा हुआ आपने, ये क्या होता है? एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास आ गया, फॉर्मूला मास क्या होता है? मैंने कहा बेटा जो मॉलिक्यूलर मास है ना, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला मास है। बस फर्क इतना है, मॉलिक्यूलर मास होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास होता है, और फॉर्मूला मास होता है आयोनिक कंपाउंड्स का। फॉर्मूला मास होता है किसका? आयोनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, आपने कहा सर क्या मतलब? मैंने कहा देखो, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ रहा हूं तो मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट करने का तरीका वही है जो अभी बताया तुम्हें, इसको मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर मैं तुमसे NaCl का मास पूछ रहा हूं कि इस कंपाउंड का मास बता दो, तो मैं कहूंगा NaCl का फॉर्मूला मास बताओ। क्योंकि बेटा NaCl में जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक है। NaCl में जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक है, यहां पे आयोनिक बॉन्डिंग है। ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है? वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये मोल्स निकालने का तरीका है। इसके बाद आपके पास एक साइंटिस्ट आया भाई, मोल समझ में आ गया होगा अब तो मैं उम्मीद करता हूं, बहुत डिटेल से तुम्हें मोल के हवाले से सारी चीजें बता दी। भाई एक साइंटिस्ट आए केमिस्ट्री की हिस्ट्री में, जिनका नाम था एवागैड्रोस। इनका नाम था एवागैड्रोस, इंतहाई चालाक आदमी थे। ठीक है, इन्होंने दिया हमें एवागैड्रोस नंबर। क्या दिया? एवागैड्रोस नंबर दिया हमें। और एवागैड्रोस नंबर क्या है, आ जाओ देखते हैं। बेटा ये जो तुम्हें ऊपर चीजें बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम आगे चल के हर न्यूमेरिकल में लगा रहे होगे, हर न्यूमेरिकल में ये चीज लगेगी, हर न्यूमेरिकल में। सही है ना, समझ में आ रही बात? तो एवागैड्रोस नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आओ एवागैड्रोस नंबर देखते हैं क्या है भाई। अच्छा, अब एवागैड्रोस ने सबसे पहले तो कहा क्या था, इस बात को समझो। एवागैड्रोस ने ये कहा था कि तुम दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले लो, उसके एक मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, क्या कहा एवागैड्रोस ने? 1 मोल of
any substance in this universe contain 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना बेटा, यहां पर पार्टिकल्स वर्ड 3-4 तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, देखो पार्टिकल में आपके पास एटम्स भी आ गए, पार्टिकल में आपके पास मॉलिक्यूल्स भी आ गए, पार्टिकल्स में आपके पास आयंस भी आ गए, पार्टिकल्स में आपके पास रेडिकल्स भी आ गए, सारी चीजें आ गई। तुम्हारी बात तो बेसिकली पार्टिकल वर्ड में कुछ भी आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा सर एग्जांपल देते, मैंने कहा देखो मैंने एटम्स के हवाले से कहा कि मैंने 1 मोल ऑफ सोडियम ले लिया। अब सोडियम क्या है, सोडियम है न्यूट्रल स्पीशी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, एटम पाए जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल के हवाले से मैंने कहा कि भाई मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया या वाटर ले लिया, 1 मोल ऑफ वाटर ले लिया, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, अच्छा इसमें कितने एटम पाए जाएंगे, 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पर। ठीक है, आयंस में क्या होगा, मिसाल के तौर पे मैंने 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन ले लिया Cl नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, अरे इसमें साफ सी जाहिर सी बात है, इसके अंदर होगा आपके पास 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 आयंस होंगे। और अगर रेडिकल की बात कर लूं, मिसाल के तौर पे क्लोरीन के रेडिकल बना देते हैं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन रेडिकल ले लिया मैंने। रेडिकल को बेटा ऐसे शो करते हैं, ठीक है, इस तरीके से शो करते हैं रेडिकल को, फ्री इलेक्ट्रॉन लगा हुआ होता है इसका। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्लोरीन रेडिकल ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 रेडिकल्स होंगे। ठीक है, समझ आ रही बात। तो एवोगैड्रोस ने भाई साहब ने ये बात करी, तो ये जो वैल्यू है ना 6.02 10 रेज़ टू पावर 23, इसको कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं इसको, एवोगैड्रोस नंबर। और किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रेडिकल जानने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N, इसके साथ लगा हुआ A। ठीक है, समझ आ रही है बात। आओ अब एवोगैड्रोस का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स। बेटा N इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। जितने भी मोल हैं उनको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये N क्या है बेटा, ये N है नंबर ऑफ मोल्स, और ये Na क्या है, Na मैंने आपको अभी बताया, ये एवोगैड्रोस नंबर है। अब छोटी सी एग्जांपल ले लो, सवाल एक करा रहा हूं तुम्हें, छोटा सा एक सवाल न्यूमेरिकल दे रहा हूं। ठीक है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सही है, ये चलो इसको आसान कर लेता हूं, इसको आसान कर लेता हूं, अभी आसान कर लेते हैं। सबसे पहले आसान से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। इन 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के 4 मोल्स में कितने एटम मौजूद होंगे। तो बेटा अब करना क्या, तुम्हें सबसे पहले डाटा बनाना है। देखो न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो तो 4 हेडिंग्स लाजमी बनाओ, डाटा, फॉर्मूला, सॉल्यूशन, रिजल्ट, 4 हेडिंग होनी चाहिए लाजमी, तब तुम्हें ये तुम्हें पेपर टेक्निक बता रहा हूं मैं, कि पेपर में इन 4 हेडिंग्स को देख के मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, डाटा क्या हो गया, मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने दिए हुए हैं, 4। निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ये हो गया डाटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, सीधा सीधा एवोगैड्रोस लॉ वाला फॉर्मूला लगेगा, एवोगैड्रोस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, आयो देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया आपके पास, सॉल्यूशन होगा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कर देंगे यहां पर हम, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आपने कहा सर ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखें इसमें तो पता नहीं क्या क्या वैल्यू लग रही है, सही है, तो ये हम कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो बेटा बहुत आसान है इसको करना, इस कैलकुलेशन को करना बहुत आसान, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 को, इस 10⁻23 को छोड़ दो, अभी इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, इस 4 को इस 6 से मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, जब तुम 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आया 24, पॉइंट लगा दिया। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, यानी कि 02 से, क्या आंसर आएगा 08, 4 2 8, 4 0 0, 4 2 8, 24.08, और ये 10⁻23 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 10⁻23 एटम्स, 10⁻23 एटम। ये हो गया आपके पास जवाब इसका, ये हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे आपने छोड़ना नहीं है इसको, यहाँ पे आपको रिजल्ट लाजमी लिखना है, क्योंकि बेटा इसका ना 1 मार्क्स होता है, इसका ना 1 नंबर होता है, तो ये आपको लाजमी लिखना है। रिजल्ट क्या लिखोगे, देयर आर, अभी रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है, देयर आर 24.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स इन 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, अब ये तुम्हें मैंने एक एग्जांपल के तौर से करा दिया है कि भाई इस तरीके से न्यूमेरिकल आपके पास आ सकते हैं। इतना आसान आता नहीं है, मोल्स की जगह मास दिया जाता है नॉर्मली, पहले आप मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हो, फिर मोल्स से आप क्या बनाते हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हो। ठीक है, तो अब हम जाएंगे बुक के अंदर मोल्स के और एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, मोल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे और सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, मोल्स प्लस एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और पेपर से 1-1.5 महीना पहले टारगेट पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे, और वही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कौन से सवाल आएंगे वर्कशॉप में करा दूंगा, न्यूमेरिकल वर्कशॉप में करा दूंगा और टारगेट पेपर में डाल दूंगा, वही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा बोर्ड का पेपर। ठीक है भाई, और ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, सीधा सीधा सा आसान सा तरीका है। ठीक है,